हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इसमें एप्लीकेशन ऑफ फ्लाईव्हील। तो फ्लाईव्हील का क्या क्या एप्लीकेशन हो सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास 4 एप्लीकेशन है मेनली, इसके अलावा भी बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। ठीक है, तो पहला देखो फ्लाईव्हील यूज इन आईसी इंजन। तो आईसी इंजन में कहाँ यूज होता है, आईसी कहने का मतलब इंटरनल कंबशन इंजन, या फिर और क्या बोल सकते हो एक्सटर्नल कंबशन इंजन, एक्सटर्नल कंबशन इंजन। ठीक है, तो दोनों जगह पे यूज होता है आईसी इंजन और ईसी इंजन में। बता ही दिया कहाँ पे होता है, जनरेटर का जो बीच वाला पोर्शन होता है वो भी क्या है आपका इंजन ही है। जैसे और व्हीकल में भी यूज होता है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर और 4 व्हीलर में मोस्टली। ठीक है, और अगर देखा जाए नेक्स्ट इसका इट इज़ यूज इन बैलेंसिंग ऑफ रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर एंड पंप। जो देखो कंप्रेशर एंड पंप होता है वहाँ पे भी आप बैलेंस हम लोग क्या यूज करते हैं, फ्लाईव्हील को यूज किया जाता है। ठीक है, रेसिप्रोकेटिंग जहाँ पे अब देखो क्या है कि हमेशा तो आपको पॉजिटिव एनर्जी मिलेगा नहीं कहीं पे, तो सम अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलता है और जो पॉजिटिव उसको स्टोर करके रखना है ताकि नेगेटिव वाले पे काम आए। तो हर एक जगह मैक्सिमम आपका मशीन में इसको यूज ही किया जाता है। ठीक है ना, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेशर और पंप में यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, थर्ड देख लो इट इज़ यूज इन सेविंग एंड पंचिंग मशीन। सेविंग मशीन में भी देखे होगे आप लोग, जैसे सिलाई मशीन जिसको बोल रहे हैं। जैसे क्या होता है सिलाई मशीन, यहाँ पे ऐसे सुई लगा हुआ है, इस टाइप का होता है, देखिए ही हो गया है ना, ऐसा होता है 2 पैर, और यहाँ पे जो लगा रहता है ना जिस पे ऐसे पट्टा लगा रहता है। ठीक है, तो यही क्या है आपका सेविंग मशीन, ये जो गोल सा लगा रहता है वही क्या है आपका फ्लाईव्हील। फ्लाईव्हील ठीक है, ये भी क्या करता है, जो एनर्जी को क्या करते रहता है, सेव करके रहता है। ठीक है, सिलाई मशीन देखे होंगे आप लोग, तो ये वाला जो चीज़ है वो फ्लाईव्हील है। पंचिंग में भी यूज करते हैं हम लोग। पंचिंग में क्या होता है, अचानक से पंच आता है तो उस टाइम पे जो आपका फ्लाईव्हील रहता है वो बहुत ही हाई पावर देता है उसको, पंच को, ताकि वो कोई भी मेटल को कट करके अलग ले जाता है। ठीक है, तो पंचिंग मशीन में भी यूज करते हैं इसको। और कहाँ यूज करते हैं, इट इज़ यूज इन स्टीम इंजन। देखो इंजन है तो वहाँ पे भी फ्लाईव्हील आपको दिखेगा ही। ठीक है, तो ये बेसिक आपके क्या है एप्लीकेशन है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो बॉडी का जब रोटेशन होगा तो उसके अंदर कितना काइनेटिक एनर्जी स्टोर रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग, ये देखो डेफिनेशन देख लो। डेफिनेशन है वही चीज़ है कि अगर ये बॉडी रोटेट कर रहा है अपने एक्सिस के अबाउट, तो इसके अंदर क्या है कुछ काइनेटिक एनर्जी क्या रहता है, स्टोर रहता है। तो देखो ये स्टोर क्यों रहता है, क्योंकि ये जो डिस्क है, ये डिस्क का क्या है, एक मास है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 चीज़ हो सकता है, या तो डिस्क हो सकता है या तो रिंग हो सकता है। अगर डिस्क का रहेगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²। ठीक है, अगर यही रिंग रहता तो mr²/2। तो इस केस में इसका मास पे और इसके रेडियस पे डिपेंड करेगा कि कितना है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और वही क्या होगा, जो एनर्जी स्टोर होगा इन द फॉर्म ऑफ इनर्शिया ही होगा। क्लियर, देखिए अब आगे, सिंस द फ्लाईव्हील इज रोटेटिंग अबाउट इट्स ऑन एक्सिस, अगर वो अपने एक्सिस पे क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है ऑन एक्सिस, एंड एवरी मूविंग बॉडी पोजेस काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, और जो भी आपका मूविंग बॉडी है वो क्या पोजेस करेगा, काइनेटिक एनर्जी को शो करता है, पोज करता है। ठीक है, अब देखो आगे, इफ द बॉडी कहने का मतलब है फ्लाईव्हील इज रोटेटिंग अबाउट अ फिक्स पॉइंट, देन इट हैज अ काइनेटिक, इट हैज अ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो अब सिंपल अगर देखा जाए, वी नो दैट ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी सिंपल देखा जाए तो क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी अगर लिखो तो क्या होता है, ½ mv²। ये काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, ½ mv²। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, तो देखो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है यहाँ पे। तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी कहने का मतलब क्या है कि अगर मान के चलो ये है बॉडी और ये इसका रेडियस है r है, r रेडियस पे है। ठीक है, तो यहाँ से इसके कुछ ऐसे फोर्स लग रहा होगा। ठीक है, यहाँ से टेंजेंट लग रहा होगा सारा इस तरीके से। ठीक है, और ये कुछ एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर वेलोसिटी आप लिखो तो इस तरीके से, तो वेलोसिटी कितना हो जाता है, यहाँ पे वेलोसिटी क्या होता है, r × ओमेगा। ठीक है, r ×
ओमेगा। तो यहाँ से वेलोसिटी अगर लिखोगे तो क्या हो जाएगा, r इंटू ओमेगा। तो देखो इस इक्वेशन में अगर हम वेलोसिटी की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ से अगर काइनेटिक एनर्जी कितना आ जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, हाफ m v की जगह पे क्या है, r ओमेगा का स्क्वायर। तो यहाँ से इसको सॉल्व करो, हाफ m r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर है, यही चीज़ आया। तो देखो अगर मैं एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे आई लिख सकता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से जो एनर्जी आया आपके पास, रोटेशनल एनर्जी, यहाँ से अब ये एनर्जी हो चुका है, तो रोटेशनल एनर्जी जो आया वो कितना हो जाएगा, हाफ एम आर स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ, आई, क्लियर, और इंटू ओमेगा स्क्वायर। तो यही क्या होता है, जो एनर्जी मिलता है आपको ड्यू टू रोटेशन ऑफ अ बॉडी, कितना होता है, ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। इसको याद कर लेना, कितना आता है, हाफ इक्वल टू ई इक्वल टू हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्लियर, तो ये है इसका टॉपिक, ठीक है। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। अगर यहाँ पे भी ये देखो कुछ नहीं किया गया, यहाँ पे क्या होगा, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा, ठीक है, इस तरीके से। तो वेलोसिटी कितना होता है, आर इंटू ओमेगा होगा, और इस काइनेटिक एनर्जी में पुट किया, और उसका आपको पता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है, एम आर स्क्वायर। एम आर स्क्वायर को यहाँ पे क्या कर दिया गया है, पुट कर दिया गया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ आई। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, वर्क डन इन रोटेशन ऑफ अ बॉडी। तो देखो क्या होता है यहाँ पे, अगर डायग्राम को आपको दिख रहा होगा तो ये क्या है आपका, पिस्टन, सिलेंडर, कनेक्टिंग रॉड और क्रैंक, और क्रैंक के साथ ही क्या लगा रहता है आपका, फ्लाईव्हील। तो जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगेगा, फोर्स जब आपका थर्ड स्ट्रोक आएगा, थर्ड स्ट्रोक कहने का मतलब पावर स्ट्रोक और एक्सपांसन, तो यहाँ पे इस पे क्रैंक जो आपका कनेक्टिंग रॉड है, इस पे फोर्स लगेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं एफ, और इसको क्या बोलते हैं, क्रैंक का एफर्ट। यही एफर्ट जो देगा तो इसका क्रैंक का क्या होने लगेगा, मूवमेंट होने लगेगा, ठीक है। और ये जो थीटा शो कर रहा है, ये क्या है आपका एंगल टर्न इन वन रोटेशन। तो एक रोटेशन में कितना एंगल रोटेट करता है, ठीक है। तो एक रेवोल्यूशन कहने का मतलब, टर्न इन वन रेवोल्यूशन कहने का मतलब, अगर 2 स्ट्रोक होगा तो आपका 2 ही स्ट्रोक में पूरा एक रेवोल्यूशन हो जाएगा। अगर 4 स्ट्रोक होगा तो आपका 4 स्ट्रोक के बाद 1 रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है, ठीक है। तो वो थीटा हम लोग शो करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा भी हुआ है, थीटा क्या है, एंगल टर्न इन 1 रेवोल्यूशन, और किस में लेना है आपको, रेडियन में लेना है। और थीटा 2 पाई कब लोगे आप, जब आपका 4 स्टीम इंजन और 2 स्ट्रोक इंजन होगा। अगर 4 स्ट्रोक रहेगा तो क्या लोगे आप, 4 पाई। क्लियर, तो चलो इसको समझ लेते हैं, कुछ नहीं है, बेसिक है ये, ठीक। तो देखिए क्या है, फ्लाईव्हील। तो आपको पता है वर्क डन निकालना है हमें, ठीक है। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जितना आप फोर्स लगा रहे हो। वर्क डन क्या होता है, जैसे कोई व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है, उसको मैंने फोर्स लगाया, ठीक है, उस फोर्स के कारण कितना वो डिस्प्लेस हुआ, तो वही चीज़ होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ से इस चीज़ को मैंने यहाँ पे बना दिया है, देखो तो कितना है, फोर्स कितना हो जाएगा, देखो ये जो फोर्स लग रहा है, ठीक है, और डिस्प्लेस कहाँ से हुआ, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, ठीक है। पहले तो यहाँ पे था, जैसे फोर्स लगाया एफ टी, तो यहाँ डिस्प्लेस हुआ ए से बी तक, तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। एफ टी क्या है, फोर्स, और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है, ए बी हुआ है, ठीक है। तो अगर इस ए बी की वैल्यू यहाँ से निकाला जाए तो ये क्या है, आर्क, ठीक है, ये रेडियस, ए एंगल, ठीक है। तो यहाँ से अगर थीटा क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस, तो आर कितना है, ए बी अपॉन आर, तो थीटा अगर ए बी निकालना रहे तो आर इंटू थीटा, तो ये आर थीटा की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग ए बी की जगह पे पुट कर दिए। तो आपको पता है फोर्स इंटू जो रेडियस होता है वो किसके, मतलब फोर्स इंटू रेडियस किसके बराबर होता है, टॉर्क के बराबर, जो आपको बताया था। देखो ये जो था आपका, यहाँ से देखो ये जो फोर्स लग रहा है यहाँ पे, और ये रेडियस, यही क्या था, टॉर्क था। टॉर्क क्या था, एफ इंटू आर, क्लियर। तो यही है आपका टॉर्क, क्या होता है, फोर्स इंटू रेडियस। तो यहाँ पे मैंने रिप्लेस कर दिया टॉर्क से एफ टी इंटू आर को टॉर्क इंटू थीटा। तो यही है आपका वर्क डन, ठीक है। इसको अलग अलग फॉर्म में भी लिख सकते हो, जैसे वर्क डन क्या हो गया, वर्क डन पर साइकिल, तो टी मीन आपको बताया था, जो मीन टॉर्क मिलना चाहिए हमें, क्लियर। तो टी मीन इंटू थीटा, ये सारा चीज़ पता चल गया, एंगल रोटेशन इन 1 रेवोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे अगर आपको पता है पावर क्या होता है, पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, ठीक है, इससे इसको रिलेट कर रहा हूँ। पावर क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम, और वर्क डन क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, और
xt क्या हो जाएगा, x मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम किसके बराबर हो जाएगा, वेलोसिटी, ठीक है। तो f इंटू वेलोसिटी। अब यहाँ पे फोर्स ही इन द फॉर्म ऑफ टॉर्क है, तो यहाँ पे टॉर्क इक्वल टू क्या लिख सकते हो यहाँ पे, फोर्स, ये देखो पावर अपॉन यहाँ से f लिखो तो क्या हो जाएगा, पावर इंटू वेलोसिटी। और वेलोसिटी कौन सा, एंगुलर वेलोसिटी की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी कितना हो जाएगा, अगर मैं इसको दोबारा लिख दूँ यहाँ पे इसी चीज़ को, तो देखो पावर अपॉन वेलोसिटी और कौन सी, ओमेगा वाली, इंटू थीटा। तो यही क्या है आपका टॉर्क है, इसको टॉर्क। तो देखो टी थीटा के जगह पे क्या लिख दिया, इसको रिलेट कर रहा हूँ सिंपल, ठीक है। तो टी एफ इक्वल टू टी, तो टी के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, पावर इंटू एंगुलर वेलोसिटी। और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 2πn अपॉन 60, ठीक है। तो 2πn 60 अगर यहाँ पे पुट कर दूँ, p इक्वल टू 2πn अपॉन 60 इंटू थीटा, तो ये क्या चला जाएगा ऊपर, तो कितना आ जाएगा 60p अपॉन 2πn, ठीक है। तो यही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा है 60p अपॉन 2πn, क्लियर, ठीक है। इसको मैंने डायरेक्ट लिख दिया, कुछ था नहीं इसमें, क्लियर। तो चलो इसको मिटा देता हूँ मैं। अब देखो, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लेना अगर आप में करना हो तो, चलो ठीक। इस रिलेशन से हमने इसको इस फॉर्म में लिख दिया। अब देखो क्या है कि अगर मान के चलो फॉर टू स्ट्रोक इंजन की जब बात हम लोग करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी हो जाती है, 2π। तो इसके लिए वर्क डन कितना हो जाएगा, p इंटू 60 अपॉन 2πn इंटू 2π। देखो टू स्ट्रोक के लिए कितना, 2π। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 2π कैंसिल हो गया। तो यहाँ से जो वर्क डन मिलेगा 60p अपॉन n, क्लियर। ये मिल गया आपको वर्क डन फॉर 2 स्ट्रोक इंजन। अगर यही आपको बात करें 4 स्ट्रोक के लिए, फॉर 4 स्ट्रोक इंजन की, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 4π। तो यहाँ से लिख लो वर्क डन कितना हो जाएगा, p इंटू 60 अपॉन 2πn इंटू 4π। यहाँ से देखो कैंसिल आउट हो गया, 2π कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 बचा, यानी कि कितना आ जाएगा 120p अपॉन n, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग वर्क डन निकालते हैं किसी भी साइकिल का, 4 स्ट्रोक और 2 स्ट्रोक के लिए, क्लियर है। तो या फिर और इसको क्या लिख सकते हो, इसको अगर इस फॉर्म में लिखना होगा तो क्या लिख सकते हो, 2 इंटू 60p अपॉन n, ये भी लिख सकते हो। यानी कि इसका जो आपका 2 स्ट्रोक इंजन है उसका कितना होता है, 2 टाइम्स होता है, क्लियर। चलिए इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। क्या है आपका, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो क्या होता है, देखिए, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड और टू द मीन स्पीड, ठीक है। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड कब हो सकता है, जैसे कि अभी आप लोग टर्निंग मोमेंट डायग्राम देखे थे, तो वहाँ पे क्या था कि जैसे ही मान के चलो ये 3 स्ट्रोक था, ठीक है, यहाँ पे संक्शन, कंप्रेशन, और यहाँ पे आपको पावर मिल रहा था और ये एग्जॉस्ट था, ठीक है। और ये आपका क्या था, टी मीन लाइन था, टी मीन लाइन, क्लियर था, यही है आपका टी मीन लाइन। तो देखो यहाँ पे जैसी पावर का स्टार्टिंग है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या था, यहाँ पे जैसे ही आपको मिल रहा है, यहाँ पे क्या मिल रहा है, मैक्सिमम स्पीड मिल रहा है। जैसे ही आपका पावर स्ट्रोक कंप्लीट होता है तो इस पोजीशन पे आपको क्या मिल रहा था, मैक्सिमम स्पीड। तो इसको क्या बोल लो, N1 बोलो, N1, ठीक है। और जैसे ही ये वापस ये सब पावर नेगेटिव कंप्लीट करके आता है फिर से यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो ये क्या बोलो, N2 है। तो N1 क्या डिनोट कर रहा है आपको, मैक्सिमम स्पीड, और N2 क्या कर रहा है आपका, मिनिमम स्पीड, क्लियर है, मिनिमम स्पीड। अगर यही एंगुलर वेलोसिटी के केस में लिख लोगे तो इसको क्या लिखोगे, ω1, और इसको लिखोगे फिर ω2। यहाँ तक क्लियर है। चलिए वही चीज़ है, सिंपल। क्या बोलते हैं हम लोग, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो बिटवीन द मैक्सिमम फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड। तो मैक्सिमम फ्लक्चुएशन क्या होगा, N1 माइनस N2 अपॉन में मीन स्पीड, तो मीन स्पीड N1 प्लस N2 अपॉन 2, ठीक है। तो अपॉन मीन स्पीड, तो इसको यही चीज़ लिखा हुआ है, मैक्सिमम N1 माइनस N2 कितना फ्लक्चुएट हो रहा है, तो दिस माइनस दिस करोगे तो ये जो वैल्यू बच रहा है आपका, यही है आपका
मैक्सिमम फ्लक्चुएशन और अपॉन में मीन स्पीड क्या होता है आपका n1 प्लस एन टू अपॉन 2, यानी कि दोनों को जोड़ के हम लोग 2 से डिवाइड करते हैं तो मीन निकल जाता है किसी का भी, ठीक है। चलिए, तो n1 डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे CS से हम लोग डिनोट करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड को किससे डिनोट करेंगे, CS से। और क्या होता है, n1 क्या है आपका मैक्सिमम स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, n2 क्या है मिनिमम स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, और n मीन क्या होता है मीन स्पीड ऑफ फ्लाईव्हील, जो कि क्या होता है n1 प्लस n2 अपॉन 2, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देता हूँ n1 प्लस n2 अपॉन 2 को, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, ठीक है, n1 माइनस n2 और n1 प्लस n2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसी को एंगुलर वेलोसिटी के केस में लिखना चाहो तो क्या हो जाएगा 2 ओमेगा 1 के n1 की जगह पे ओमेगा 1, n2 की जगह पे ओमेगा 2, ठीक है, और n1 प्लस n2 तो ओमेगा 1 प्लस ओमेगा 2, ठीक है। तो ये किस केस में आ जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी के एंगुलर स्पीड के केस में, और एंगुलर स्पीड कितना होता है 2 पाई n अपॉन 60, बस इतना ही है, ठीक है। अब देखो क्या है, अगर मान के चलो जो कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड है इसका रेसिप्रोकल कर दिया जाए, यानी कि रिवर्स कर दिया जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टडीनेस। क्या बोलेंगे, स्टडीनेस। क्या बोलेंगे इसको, स्टडीनेस, जो कि क्या होता है 1 अपॉन CS, ठीक है। तो देख लो यही चीज़ लिखा हुआ है, नोट द रेसिप्रोकल ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ स्पीड इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ स्टडीनेस, ठीक है। तो देखो हर एक टॉपिक को मैं एकदम अलग अलग करके बता रहा हूँ आपको, ठीक है। इसको भी अलग कर दिया पूरा, ठीक है। चलो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए।